ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन पढ़ लो पहले क्या लिखा है। कल ये क्लास थोड़ा सा हुआ था लेकिन सारे स्टूडेंट नहीं थे, आज भी नहीं है वो तो, बट इसको मैं कल वाला रिपीट कर रहा हूँ और आगे तक थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ ताकि वो कंटिन्यूसली बना रहे। अब सीधी डायरेक्ट में आके की पढ़ाऊँगा तो कल वाली रह जाएगी, ठीक है। कल कोई वीडियो हमने जो है अपलोड नहीं की थी क्योंकि वो पूरी न्यूज़ में थोड़ी सी कमी रह गई थी, इसलिए दोबारा से आज वही क्लास को रिपीट कर रहा हूँ मैं। ध्यान देना है, बीच में ज़रा सा भी कंसंट्रेशन टूट गया फ़ोन की वजह से या किसी वजह से काम नहीं करेगा दिमाग। ध्यान, फ़ोन अपने बंद रख लो और कंटिन्यू इसको करेंगे। अभी आधे घंटे की क्लास ज़्यादा नहीं लूँगा लेकिन आधा घंटा कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ एन एक्सीडेंट। उससे पहले बता दूं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या है। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना है और उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है। हम लोग जो है एक तरह से अपनी साइट पे, अपनी फैक्ट्री में, प्लांट में, जिधर अपनी नौकरी होती है, सेफ्टी डिपार्टमेंट में अगर हम लगते हैं, फायर की बात नहीं कर रहा हूँ, फायर में भी सेम होता है। सेफ्टी में अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम बिल्कुल उस पुलिस अधिकारी की तरह होते हैं जो किसी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करता है। आदमी जब मर जाता है, कहीं कोई, किसी को गोली लगी, किसी ने फांसी खाई थी, कोई मरा हुआ मिला, कोई खेत में पड़ा हुआ मिला जिसकी लाश है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है ना कई दिन तक। एक एक को पकड़ के पूछताछ होती है, पता लगाने की कोशिश की जाती है, हथियार ढूंढे जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब अपनी साइट पे कहीं एक्सीडेंट होगा तो वो पुलिस की जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं पुलिस थाने में, सेम वो भूमिका हमें अदा करनी है। वहाँ पे हम पुलिस ऑफिसर की तरह वहाँ पे खड़े होके और 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितना भी टाइम लगे, जो एक्सीडेंट हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और जैसे पुलिस वाला रिपोर्ट बना के आगे पेश करता है ना, वैसे ही रिपोर्ट बना के उस एक्सीडेंट की बिल्कुल पक्की हमें आगे पेश करनी पड़ेगी। हमें क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि उस जगह के सुरक्षा अधिकारी हम हैं। एक्सीडेंट हुआ मेरे एरिया के अंदर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी, बोझ आएगा मेरे पे, तो सीख लो करना क्या है। ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है, बट लोगों को अभी नए कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो हैं अभी किधर भी खुले हुए हैं, वो सभी में यहाँ तक जो है मेरे ख्याल से तो पढ़ाया नहीं जाता है। और अगर यहाँ तक पढ़ा भी दी गया तो ये चीज़ जो पढ़ाई जाएगी वो कभी भी उस लेवल की नहीं हो सकती है जो भी मैं बताने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ मैंने लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किए हैं, बहुत सारे किए मैंने, क्योंकि जब हम नौकरी करते थे तो एक्सीडेंट तो होते ही थे। अब एक्सीडेंट होता है तो इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, तो 1-2 नहीं, मैंने बहुत सारे किए हैं, इसीलिए मैं ऐसे ही बता सकता हूँ आपको बिना कहीं से पढ़े हुए। हमारे सामने 4 सवाल हैं जिसका आज हम यहाँ पे इनका व्याख्यान करेंगे, जो इनके बारे में आपको क्लियर करूँगा, ठीक है ना। और ये चैप्टर कम से कम 3 दिन में पूरा होगा, 3 दिन में, एक बार में नहीं होगा। आज सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन समझ गया। किसी भी तरीके की दुर्घटना जब होगी तो उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, उसी को एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। अब आगे का हम जो है पता करें। पहला सवाल हुआ व्हाट इज़ एन एक्सीडेंट। ये एक ऐसा सवाल है जो जब कोर्स शुरू हुआ था, क्लासेस शुरू हुई थी, मैंने तब पढ़ाया था, तब सब लोग नहीं थे। आज दोबारा फिर एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सीडेंट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? दुर्घटना, यानी कि दुर्गति करने वाली घटना। कोई भी ऐसी घटना जो हालत ख़राब कर दे। हालत ख़राब ही होती है दुर्घटना में, तो कौन ठीक ठाक होता है। तो एक्सीडेंट जो है इंग्लिश में इसकी लाइन होती है, इंग्लिश में अगर हम इसका वो करते हैं व्याख्या, अगर इसको हम डिस्क्राइब करते हैं तो एक्सीडेंट डिस्क्राइब एज ए अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट विच इज ऑकर विद यू एज एनी टाइप ऑफ हार्म टू प्रॉपर्टी और लाइफ। अब उसको हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो दुर्घटना एक ऐसी इवेंट है, एक ऐसी घटना है,
एक ऐसी तरह का एक्टिविटी या एक ऐसा कार्य है, एक ऐसी परेशानी वाली चीज़ है जो बिना सोचे समझे एकदम से बिना बताए हमारे साथ हो जाती है। सभी जानते हैं एक्सीडेंट कभी एक घंटी बजा के नहीं आएगा। अगर हम इतने ज़्यादा एडवांस हों या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो कि मेरे साथ होने वाले एक्सीडेंट को मुझे पहले ही पता हो, तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं वहाँ पे। जिस काम की वजह से एक्सीडेंट होने वाला वो काम करूंगा ही नहीं मैं। लेकिन पता नहीं चलता। एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं हो जाएगा। सो अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या हुआ? प्लान थोड़े किया था किसी ने अपना खुद का एक्सीडेंट। और रही बात अनकंट्रोल वाली, तो अनकंट्रोल तो है ही, कंट्रोल कैसे करेंगे? पर गिर गया तो गिर गया, एक बार किसी चीज़ पे नीचे दब गया तो दब गया, कहीं ठोकर लग गई तो लगी, इसको क्या कंट्रोल करें? फिर तो पट्टी करानी है। कंट्रोल थोड़े होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। होने से रोकने के लिए जो उपाय हैं हम वो लगा सकते हैं, उन एक्सीडेंट्स की संख्या को कम से कम करने के लिए, उसको मिनिमम पे लाने के लिए कि लोगों के साथ ज़्यादा बड़ी दुर्घटनाएं ना हों। लेकिन कंट्रोल कोई नहीं कर पाएंगे, उसको हम पूरा 100% कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। जो एक्सीडेंट होने वाला है वो हो ही जाएगा अगर कोई प्रिकॉशन नहीं लिया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। एक्सीडेंट क्या है? एक ऐसी बिना सोची समझी घटना होती है जो हमारे साथ हो जाती है और उसकी वजह से हमें जान का या माल का, लाइफ लॉस और प्रॉपर्टी लॉस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर्टी लॉस क्या? गाड़ी का एक्सीडेंट होता तो कल्ला बंदा नहीं जाता ना, गाड़ी भी जाती है। ऐसे ही है, फैक्ट्री में कहीं किसी चीज़ में आग लग जाती है तो खाली जान नहीं जाती है, वो सामान भी जाता है। तो प्रॉपर्टी लॉस और लाइफ लॉस दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसी दुर्घटना को ही हम एक्सीडेंट बोलते हैं। वरना अभी तक अपने माइंड में क्या चलता था? पहले एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट का मतलब हमें तो यही लगता है रोड पे जिसको चोट लगती है ना उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। लेकिन तेरे को जो ठोकर लगी ना, वो अंगूठा फूट गया, वो एक्सीडेंट ही तो है। दैट वाज एन एक्सीडेंट ऑल्सो। सिर्फ बाइक पे या गाड़ी पे रोड पे चोट खाने को एक्सीडेंट नहीं बोलते, वो तो हमारी मेंटेलिटी है, क्योंकि हम उसी को एक्सीडेंट मानते हैं, उसके अलावा दूसरी चीज़ों को एक्सीडेंट नहीं मानते। चलते चलते हमारे हाथ से कुछ छूट के हमारे पैर पे गिर गया, वो एक्सीडेंट ही तो है। क्यों? क्या वो ऐसी घटना नहीं थी जो बिना सोचे समझे हुई? क्या उसने हमें नुकसान नहीं किया? अगर सब कुछ किया है तो एक्सीडेंट हुआ क्या नहीं? वो है ना एक्सीडेंट। अब चलते चलते कहीं पुराना बिल्डिंग में पंखा लगा हुआ था, उसका नट बोल्ट निकल गया, ऊपर से लूज हो गया, वो गिर जाए पंखा, वहाँ आदमी बैठे हों, उसको भी तो एक्सीडेंट ही कहेंगे ना, यही कहेंगे। तो एक्सीडेंट क्लियर हुआ आपको। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई शुड इट बी इन्वेस्टिगेटेड? व्हाई, क्यों शुड किया जाता है इट बी इन्वेस्टिगेटेड? ये एक्सीडेंट जो है अगर हो जाए तो इन्वेस्टिगेट क्यों किया जाता है? वो क्या जरूरत है फालतू का टाइम फूकने की, भाई कागज़ काले करने की? इतने डॉक्यूमेंट्स भांड के काले कर दोगे तुम लोग, क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। अब बताता हूँ क्या क्या मिलेगा। देखो, जब कहीं चोट लगती है या एक्सीडेंट होता है, किसी को कटा फटा टूटा गिरा मरा या बच गया, कुछ भी हुआ, अगर एक्सीडेंट हुआ उसको इन्वेस्टिगेट इसलिए किया जाता है। सबसे बड़ा कारण, सबसे पहली बात, सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि वैसा एक्सीडेंट फ्यूचर में दोबारा नहीं होगा। है कि नहीं? मान लीजिए अभी अपनी साइड पे एक्सीडेंट क्या हुआ कि कोई सीढ़ी से चढ़ रहा था और वो सीढ़ी से चढ़ते टाइम नीचे गिरा है और उसको चोट लगी है बहुत ज़्यादा। अगर उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, हमें पता नहीं वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो दोबारा हो सकता है। भाई एक बार हुआ तो दोबारा भी होगा, एक के साथ हुआ था किसी दूसरे के साथ भी तो होगा। तो उस एक्सीडेंट का अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, वो मैं आगे बताऊँगा कि इन्वेस्टिगेशन में करना क्या क्या है। एटलीस्ट हमने इन्वेस्टिगेशन कर दिया और हमें कारण का पता चल गया, तो उसका उपाय निकालेंगे और उपाय फिर अप्लाई भी करेंगे, ताकि किसी दूसरे के साथ यही वाला एक्सीडेंट घटित ना हो। सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर में उस तरीके की होने वाली घटना को रोक सकते हैं हम। अब किसी का बाइक एक्सीडेंट में जब सिर फट जाता है तो इन्वेस्टिगेट करने की खैर आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हमें पता चल जाएगा भाई हेलमेट नहीं पहना था या हेलमेट पहना था, यहाँ जो वो नहीं होती पट्टी हेलमेट में, वो टाइट नहीं कर रखी थी, जब गिरा ना तो वो निकल गया। इन्वेस्टिगेशन करने से पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे? अगली बार
लगाएंगे ये नहीं, क्योंकि यार अपनी जान तो सबको प्यारी लगती है। भले ही कुछ दिन बाद भूल जाएं, लेकिन एक बार तो ज़रूर लगाना शुरू कर देंगे। भाई मेरे साथ भी हो गया। तो इन्वेस्टिगेट करने से हमें पता चल जाता है कारण का। उसके अलावा क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करने से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और कागजात रेडी होते हैं, क्योंकि देखो हम सेफ्टी ऑफिसर हैं बेटा, मैंने पहले ही बताया था। अगर हमारी साइड पे एक्सीडेंट होगा तो केस हम पे आएगा, गालियां हमें दी जाएंगी, उल्टा सीधा हमें बताया जाएगा, बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जिम्मेदार मैं था और मेरे को ये बोला गया था कि तेरी साइड पे एक भी मजदूर, इंजीनियर, जो भी हो, किसी कर्मचारी को कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ हो गया तो मेरे पास ही दे आएंगे। तो मुझे इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सभी डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। भाई उसको मैंने सुबह टूल बॉक्स मीटिंग दी थी तो उसमें उसका साइन होना चाहिए, अनपढ़ है तो अंगूठा होना चाहिए, वो है तो मैं एक तरफ से तो सेफ हो गया। सर देखो ट्रेनिंग दी थी मैंने, ये रहा इसका सिग्नेचर, साइन, ट्रेनिंग तो इसने ली थी, अब गलती कर दी, मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश की थी। उसके बाद अगर वो ऊपर हाइट में काम कर रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा था तो डेफिनेटली ऊपर ही काम कर रहा था, सीढ़ी से चोट लगी है, तो हाइट पे जाने के लिए हाइट वर्क परमिट सिस्टम होता है, तो उसको वर्क परमिट मिला था क्या नहीं मिला था, ऐसे कैसे चला गया वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन करेंगे तभी तो पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स इसका बना था कि नहीं बना था, वरना कैसे पता चलेगा। उसके अलावा फिर जैसे एक चैप्टर अपना था पहले, जॉब सेफ्टी एनालिसिस था, कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में विश्लेषण करके सारे खतरे पहले से पता कर लेना और उन खतरों से बचने के उपाय पहले से पता कर लेना, तो सेफ्टी बढ़िया हो जाते थे। तो वो जैसे बनाया गया था कि नहीं उस काम के लिए, जो वो आदमी काम करने गया था, वो भी डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए। तो इसे एक तो फ़ायदा ये हुआ कि अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कारण का पता चल जाएगा और दोबारा इन फ्यूचर हम उस तरह के एक्सीडेंट को होने से रोक लेंगे। और दूसरा क्या होगा, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, कागजात वगैरह भाई तैयार हो जाएंगे। फिर एक और जो है इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है, कहीं एक्सीडेंट होते जो पूरी टीम सेफ्टी वाले और ये 2-4 मिल के जब इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, साथ के मजदूर फिर ना डर के वहाँ काम छोड़ के भागते नहीं है, वो जाते नहीं है। पता उनको क्या लगेगा, भाई साहब पूरे एक्टिव हैं, बेशक चोट लगी, उसी दिन से यहीं खड़े हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की कैसे क्या हो जाए। उनको लगेगा भाई बिल्कुल साथ खड़े हैं साहब, टेंशन की बात नहीं, चलो करो काम। नहीं तो जहाँ एक्सीडेंट हो जाए ना वहाँ काम नहीं होता, फिर लोग छोड़ के भाग जाते हैं काम को, डर जाते हैं। काम करेंगे वहाँ पर सभी के सभी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे की हम लोग, डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन, इंसिडेंट। एक्सीडेंट और इंसिडेंट ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब भी एक ही है। तुमने ये तो सुना है लेकिन ये नहीं सुना है ना, क्योंकि ये तो बोला है बहुत बार, लेकिन ये कभी किसी को बोलते हुए सुना ही नहीं, ये टेक्निकल नाम है। एक्सीडेंट और इंसिडेंट, जो लोग कोर्स कर चुके होते हैं ना, उनको भी इनके बीच में फ़र्क समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं इन्वेस्टिगेशन, कहीं तो एक्सीडेंट लिखते हैं, कहीं पे इंसिडेंट लिखते हैं वो, लेकिन क्लियरली उनको मालूम नहीं है दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों का फ़र्क क्या है, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना और इंसिडेंट का मतलब घटना। वैसे देखा जाए तो फ़र्क भी कुछ नहीं है। फ़र्क है वो सिर्फ समझ सकते हो तुम, उसको कहीं पे ऐसा लिख नहीं पाएंगे ढंग से कि क्या चीज़ है, लेकिन समझ गए तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। समझाऊं? देखो एक्सीडेंट तो ये हुआ कि मैं कहीं खड़ा था और साइड से कोई वो काम चल रहा था, बल्ली वल्ली फटा जो है टूट के सीधा आगे मेरे को लगा, यहाँ पे ये हिस्से पे चोट लगी मेरे को, दैट्स कॉल्ड एक्सीडेंट। लेकिन मैं खड़ा था, बल्ली फटा टूटा और मेरे से 1 फुट आगे आगे गिरा, धड़ाम से मैं पीछे हट गया, मैं बच गया, दैट कॉल इंसिडेंट। जो सीधी हमारे साथ घटित हो जाए, हमारा नुकसान या प्रॉपर्टी का नुकसान कर दे, वो एक्सीडेंट है। जो घटना घटित तो हो लेकिन उससे किसी प्रकार का नुकसान ना हो, वो सिर्फ घटना है। दुर्घटना मतलब दुर्गति तो नहीं हुई ना, घटना तो घटी थी और एक ही तरह की घटना घटी। देखो फट्टा तो गिरा ऊपर से, मैं 1 फुट आगे था तो सीधा मेरी खोपड़ी पे आगे लगा, फूट गया। अगर मैं 1 फुट पीछे तो वो मेरे सामने गिरा। एक्सीडेंट तो उतना ही तगड़ा था, लेकिन हम बच गए, इसलिए वो इंसिडेंट में गिना जाएगा। और अगर मेरे को चोट लग जाती तो एक्सीडेंट में गिना जाता। ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है।
एकदम से कुत्ता बिल्ली आ गया, तुम्हारी बाइक 70-80 की स्पीड में थी, कुत्ता बिल्ली आ गया, तुमने पूरी जोर लगा के ब्रेक मारे, बाइक गिरते गिरते ऐसे टेढ़े हो गए, बच गई, तुमने फिर वापस उठा ली, वो इंसिडेंट है। वहीं अगर पलटी खा जाते तो वो एक्सीडेंट था। मतलब समझ गए? इतना ही मतलब है। दोनों में लक, किस्मत और चांस, इनका फर्क होता है। किस्मत यानी कि फेट, FATE, फेट। आपने सिर्फ लक का मतलब किस्मत सुना है, फेट का मतलब नहीं सुना ना। फेट का मतलब भी वही होता है, फेट, FATE, फेट। लक को दूसरे वर्ड में फेट बोलते हैं। तो लक और चांस यानी कि फेट और चांस, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करते हैं इन दोनों पे। अगर किस्मत बढ़िया हुई और बचने का चांस मिल गया तो हम आएंगे इस कैटेगरी में। लेकिन हमारे फेट ने भी साथ नहीं दिया और बचने का चांस भी नहीं मिला तो आएंगे इस कैटेगरी में। यहाँ आए तो नुकसान है, यहाँ आए तो बच गए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो ना, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये इसकी भी इतनी ही तगड़ी की जाती है और इसकी भी इतनी ही तगड़ी की जाती है। लेकिन इसमें तो कोई चोट लगी नहीं किसी तरह की, फिर उतना ही तामझाम इसमें भी क्यों करेंगे हम? इसलिए क्योंकि मैं पीछे था, किस्मत ने साथ दे दिया, एक्सीडेंट तो उतना ही तगड़ा था। तो इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मैं बचा, अगली बार शायद कोई ना बचे, वो बिल्कुल ही वैसी जगह खड़ा हो। तो इन्वेस्टिगेट तो दोनों को एक समान बराबर करना पड़ता है भाई। नियर मिस इंसिडेंट जो होता है, नियर मिस इंसिडेंट एक होता है, हम इसी के आगे डाल सकते हैं उसको, नियर मिस इंसिडेंट। ये जो मैंने आपको बोला, नियर का मतलब बिल्कुल बहुत ही नज़दीक था, मिस मतलब बिल्कुल नज़दीक से, पास से चूक गया। इंसिडेंट एक ऐसी घटना जो मेरे बिल्कुल पास से गुजर गई, बस बचा ही हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो ये समझ गए अभी? उसको जो बिल्कुल बच जाए ना, हम इसको हिंदी में बोलते हैं बाल बाल बचे घटना। क्या बोलते हैं? अब वो तो सुना ही होगा, बाल बाल बचे। ये चीज़ क्लियर होगी भाई। अब हम आते हैं आगे लास्ट वाले क्वेश्चन पे, हु शुड डू द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। कौन लोग हैं जो ये एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं? ऐसे ही कोई तो नहीं कर सकता ना, मैं तुम्हें जाके कहीं खड़ा कर दूं, कर लोगे? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कुछ भी। अब एक आदमी को वो है सरिये बनाता है, सरिये लगाता है वो छत में, उसको आगे बोलते हैं एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर, तो वो कर लेगा? उन्हें सरिये बांधने सीखे हैं, वो नहीं करेगा। तो अब वो कौन लोग हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन को करते हैं या करने के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं? क्योंकि इतना आसान नहीं है यार। एक एक्सीडेंट हुआ है साइट पे, हम थे भी नहीं वहाँ पे, एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद उसको हॉस्पिटल तो ले गए, लेकिन कोई भी बंदा ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या हुआ और कैसे हुआ, कहीं अपनी गलती ना निकल जाए। हम ना तो थे वहाँ पे, ना कोई कैमरा लगा था, ना हमने देखा, ना हमें पता कैसे हुआ। फिर भी उस केस की सच्चाई जानना इतना आसान तो नहीं होगा। जब हम कुछ भी नहीं जानते तो सच्चाई तक पहुँचेंगे कैसे? यही तो सीखना है। वही तो सेफ्टी ऑफिसर होता है, जो कोई भी चीज़ देखी भी नहीं, पता भी नहीं, जानता भी नहीं हूँ। मैं तो बाद में पहुँचा था वहाँ पे, सब ख़त्म हो गया था तब। उसके बाद भी मैं इन्वेस्टिगेशन ऐसी करूँगा कि मैं सच्चाई बता सकता हूँ कि हुआ क्या था। तो उसके लिए कुछ खास आदमी ही हो सकते हैं, ऐसा वैसा तो कोई नहीं करेगा। देखिए, इसमें सबसे पहले तो सेफ्टी ऑफिसर शामिल होता है। वो इसलिए शामिल होता है क्योंकि एक्टिविटी किसी भी तरह की हो, उसके दौरान सुरक्षित कार्य क्या क्या किए जाते हैं वो सेफ्टी ऑफिसर ही तो डिसाइड करता है। भाई ऊपर जाएगा तुमने सेफ्टी बेल्ट पहननी है, ऊपर जाएगा तुमने पकड़ने के लिए साइडों में ना पाइप से लगाने हैं, ऐसे रेलिंग बोलते हैं, ताकि गिरेगी तो वो पाइप में जाके अटक जाए। कमर की हाइट तक पाइप लगा दो, नीचे ना गिरो। सीढ़ी को चढ़ते टाइम वो सेफ्टी ऑफिसर ही बताता है ना, सीढ़ी को बांध के रखो। सीढ़ी जो है वो ऐसे खड़ी लगाएं या ऐसे टेढ़ी लगाएं या ज़्यादा टेढ़ी लगाएं, वो सेफ्टी ऑफिसर ही तो बताता है। तो सबसे ज़्यादा नॉलेज तो उसी को है, इसलिए सेफ्टी ऑफिसर तो कंफर्म है। उसके अलावा वहाँ पे जिसकी ड्यूटी थी, जो काम कर रहा था, या जो ठेकेदार का फोरमैन था या सुपरवाइज़र था, उसको भी साथ में ले सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा या हमारे जितना साल उसका भी हो गया काम, हम करवाते हैं, वो करता है।
हम लोग तो सिर्फ देखते हैं कि गलत कर रहा है या सही, लेकिन वो तो करवाता है उसको, चाहे गलत या सही, तो उसको भी नॉलेज तो होगी, ज्ञान तो होगी कि क्या हो सकता है, उसको भी साथ में पकड़ेंगे। ठीक है। अब सिविल वर्क चल रहा था तो किसी सिविल इंजीनियर को भी साथ में लेंगे। भाई इंजीनियर देखो, काम तो तेरा ही चल रहा था यहाँ पे, सुबह मजदूरों को तुमने लगाया था और ये जुगाड़ भी तुम ही बनाते हो पूरा, पैड वैड लगवाने का और ये सारी चीज़ें काम करने का है, तो आपको भी साथ में शामिल होना पड़ेगा। या ज़्यादा प्रेशर हो और ज़रूरत पड़े और लेबरों का, मजदूर जो हैं उनका बहुत ज़्यादा हंगामा किसी चीज़ को लेके हो रहा है, क्योंकि वाई शुड इट बी इन्वेस्टिगेटेड में एक चीज़ ये भी आती है, मेरे मिस हो गया था कि इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है। जिसको चोट लगी ना, जिसको एक्सीडेंट हुआ ना, वो जिंदा है कि मरा के, टांग कटा के, हाथ कटा पता नहीं है, डिसेबल हुआ कि शायद काम कर पाएगा कभी या नहीं, कुछ भी हालात हो, उसको एक क्लेम मिलता है कंपनसेशन जो होते हैं। तो वो कितना मिलना चाहिए और वो कारण क्या थे उसके जिसकी वजह से हुआ, तो उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा, तभी मिलेगा ना जब ये रिपोर्ट मिलेगी। अगर रिपोर्ट ही नहीं होगी कि एक्सीडेंट हुआ था, इसके साथ कैसे हुआ, तो उसको कहाँ से क्लेम मिलेगा। तो उसको क्लेम के लिए ये तो बनानी पड़ेगी। तो कई बार मजदूर फिर क्या करते हैं, यूनियन वाले बोलते हैं नहीं सर आप क्लेम में गलत चीज़ डालोगे, हमारे बंदे को कम पैसे मिलेंगे, हमें तो पूरे चाहिए, उसके साथ ऐसा हुआ है। तो उसको बोले ठीक है भाई आप भी आ जाओ इन्वेस्टिगेशन में, आप भी साथ में काम कराओ, बिल्कुल पारदर्शी करेंगे साथ में, तुम्हारे आदमी के साथ न्याय होगा, चोट लगी है तुम साथ ही इन्वेस्टिगेशन में खड़े हो जाओ, मिल के इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जो मजदूर यूनियन का या उनका जो हेड होता है उसको भी साथ में ले लिया जाता है। और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा कई बार इन्वेस्टिगेट जो कर चुका है, अच्छा अनुभव है, उस आदमी को भी साथ में ले लेते हैं। वो चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, सिविल का हो, या हायर एजुकेशन मतलब हायर ऑफिस में बैठने वाला हो, उसको भी साथ में ले लेते हैं। तो ये सभी लोग मिलके ही इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, क्या क्या पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं, और किस किस आदमी को पकड़ के एक एक करके चोरी से इंटरव्यू लेना कि सबके सामने लेना कि कैसे करना है, वो सब सिखाएंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है। एक मैंने बोला सेम पुलिस में जो आईओ करता है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कहीं भी जो मर्डर होता है, कुछ भी कांड होता है, उसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है एक पुलिस अधिकारी, तो उसी तरीके से हम सुरक्षा अधिकारी एकदम वही पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं। दिमाग को ऐसे बिल्कुल पुलिस वाले की तरह से घुमा के, अच्छा ये तो झूठ बोल रहा है, सीढ़ी से गिरा है, ऐसे चलते चलते तो नहीं गिरने वाला, गड़बड़ है, या तो साले ने हाथ में कुछ औजार पकड़े हुए थे ढंग से पकड़ नहीं पाया, या इसके जूतों में कीचड़ या लगा हुआ था, सीढ़ी पे अभी भी लगा हुआ मिलेगा, जाके ढूंढना पड़ेगा, जूतों में कीचड़ लगा हुआ था, गिरना ही था स्लिप करके, या तो फिर जूते ही नहीं पहने थे, या जो सीढ़ी लगी थी वो इन्होंने बांध के नहीं रखी थी, या उस सीढ़ी का कहीं ना कहीं बीच में स्टेप टूटा हुआ था, ये बता नहीं रहे हैं, इन्होंने फटाक से फिर से जोड़ दिया, अपनी गलती ना लग जाए। इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे पॉइंट हैं। तो इन्वेस्टिगेशन अब कैसे की जाए और कौन कौन से पॉइंट हमें ढूंढने पड़ेंगे, और वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। आज वाला क्लियर है, समझ गए ढंग से? ये पॉइंट लिख के भी रख लेना, पॉइंट सिर्फ लिख के लग रहा हो, आंसर तो दिमाग में बैठ ही गए होंगे। एक्सीडेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहिए और क्यों किया जाता है, और एक्सीडेंट और इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, ये सबसे मेन है जो कहीं कहीं पे मिलेगा ही नहीं तुम्हें, लिखा हुआ ना कोई बताते हुए मिलेगा। उसके बाद ये वाली चीज़ है कि कौन कौन करते हैं। ओके, ओवर क्लास आज के। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं लिया है वो कल की वीडियो देख लेना, आगे का समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो है इन्वेस्टिगेशन पार्ट 1 में, आज ये जो है आपका पार्ट 2। एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन क्यों होता है ये हो गया हमारा, कौन कौन शामिल होते हैं इन्वेस्टिगेशन में वो भी कंप्लीट हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ था तो उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों करना पड़ा वो डिस्कस हमने किया। फिर भाई ये इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन कौन वो भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, फाइनल हो गया कि भाई फलाने फलाने 3 आदमी 4 आदमी इकट्ठे मिलके वो करेंगे। तो अब बात आती है, अब आपको सीखना है कि वो जो टीम इन्वेस्टिगेट करेगी उसमें तुम भी हो।
ठीक है। सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे या वहाँ पे सेफ्टी सुपरवाइज़र जिसकी ड्यूटी थी उसके तौर पे आपको उसमें शामिल किया गया है टीम के अंदर, जो एक्सीडेंट जो हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो अब सीखना पड़ेगा कि मैं जब उसमें शामिल हूँ तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ आपको मैं, छोटी सी 15-20 मिनट की ही क्लास है बस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो जब इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे तो वहाँ पे सवाल किए जाएंगे उन लोगों से जो उसके साथ काम कर रहे थे या जो उसके पास काम कर रहे थे और जिन्होंने उसको काम पे भेजा था या जो उसको काम करते हुए देख रहे थे या किसी ने उसको वहाँ से चोट खाया, जिस तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसने वो एक्सीडेंट होते हुए देखा, वो सभी को इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू समझते हो? इंटेरोगेट का मतलब सवाल जवाब किए जाएंगे उन लोगों को अलग अलग से पकड़ के। अलग अलग से पकड़ के क्यों किए जाएंगे? अगर सभी 50 आदमियों को जो साथ में थे सामने बिठा के सवाल करेंगे, बोलेगा तो 1-2, बाकी सब चुप रहेंगे, उसकी सुनते रहेंगे। अलग अलग से 1-1, 2-2 को पकड़ के सवाल करेंगे तो इसमें और उसमें फ़र्क मिलेगा, समझ में आ जाएगा कुछ तो गड़बड़ हुई थी, साले छुपा रहे हैं। क्योंकि मजदूर या वर्कर या जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वो लोग कोशिश करेंगे कि हमारी अपनी कमी ना निकले। अगर हमारी कमी निकली तो फिर हमारी वाट लगेगी, तो वो चाहेंगे कंपनी की ही कमी निकले सारे की सारी, ताकि हमारे ऊपर कोई बात ना आए और अच्छा खासा पैसा भी मिले। पैसा तो खैर मिलना ही चाहिए खैर जिसका एक्सीडेंट हुआ है, बट कंपनी का मतलब वहाँ पे मैं हूँ। अगर मेरे को सेफ्टी ऑफिसर वहाँ बना के, सेफ्टी सुपरवाइजर बना के खड़ा किया गया था तो वहाँ तो मैं ही कंपनी था, उन सब की सुरक्षा मेरे जिम्मे थी। अब मेरी कंपनी का मालिक है कोई, रिलायंस कंपनी का अंबानी है, वो थोड़े आगे देखेगा मजदूर कैसे काम कर रहे हैं। वो जिसको सैलरी दे के अफसर बना रहा है वही देखेगा ना। तो एक तरह से रिलायंस तो वो बंदा है, कंपनी तो वही है ना। तो अगर हमारी ड्यूटी थी तो वहाँ मैं था कंपनी, मेरी साइट में किसी को चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, मर गया या बच गया, क्या कुछ भी हुआ, वो मेरी जिम्मेदारी थी। तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मैं बताया क्या, अलग अलग पकड़ के उनसे सवाल, इकट्ठा सवाल करेंगे, बात दब जाएगी। अलग अलग से एक को सुपरवाइजर को अलग पकड़ के ले जाएंगे। 2-3 मजदूर मेरे को डाउट लग रहा है उनके चेहरे से, साले जानते हैं कुछ ना कुछ, नज़रें चुरा रहे हैं, उनको अलग से कोने में पकड़ के ले जाके उनको पकड़ के पूछना है और लिखना है साथ के साथ इसने बोला क्या है। अब 4-5 लोग हैं टीम में, तो दूसरे किसी दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो दोनों की बातें मैच करके देखेंगे ना। फिर यार वो तो बोल रहा था कि ये चढ़ते टाइम में गिरा है, लेकिन ये सुपरवाइज़र बोल रहा है कि सर ये तो ऊपर खड़ा था, किसी ने वो जो है ऊपर से इसका पैर स्लिप किया है। एक बंदा बोल रहा है सीढ़ी से ही गिरा है, मैंने खुद आंखों से देखा। तो फ़र्क आ गया ना दोनों में। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने आपको पहले ही बोला, पुलिस ऑफिसर जैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी मर्डर केस को या किसी एक्सीडेंट केस को या किसी मारपिटाई के केस को, इनकाउंटर केस को, बिल्कुल वैसे ही हमें भी इन्वेस्टिगेट करना है। अपना दिमाग उससे भी ज़्यादा तेज चलना चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ भी रिपोर्ट करके निकाल के बच जाएंगे तो उनको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी साइड पे हमने गलत रिपोर्ट बनाई, दोबारा फिर कोई आदमी उसी तरीके से चोट खा के गिरा, हमारी गर्दन पकड़ ली जाएगी। अरे यार तू पागल है, एक बार इतना बड़ा नुकसान हुआ फिर भी नहीं सुधरा, तेरी साइड पे दोबारा फिर वही एक्सीडेंट हो गया वैसा ही, तो हमारी कमी होगी इसमें। इसलिए हमें तो अच्छे से करना पड़ेगा। सवालों पे आ जाएं। वॉच द वर्कर डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट को जानता है कोई, क्या बोलते हैं? क्या हुआ? विचलित। विचलित का मतलब समझते हो? इंग्लिश का तो मैंने बता दिया, हिंदी में उसको विचलित बोलते हैं। अब विचलित होना क्या होता है? हैं? विचलित होने का मतलब ये है बेटा, चंचलता आना दिमाग में, दिमाग स्थिर ना होना, परेशान होना, किसी चीज़ को देख के घबरा जाना। विचलित का मतलब ये है, मैं मेरी बाइक, स्कूटर या कुछ भी लेकर रोड पे जा रहा था, एकदम से बिल्ली आ गई या कुत्ता आ गया, तो उस टाइम पे हम क्या हो जाएंगे? ब्रेक मारें कि पैर लगा के रोके कि इसके ऊपर से उतार ले जाएं, या इस तरफ बाइक को उतार दूं या उस तरफ बाइक को उतार दूं? विचलित होंगे कि नहीं होंगे? माइंड कभी भी स्ट्रेट नहीं होता ना वो टाइम में कि मेरे को क्या करना है। तो ये वही है। अब समझे?
वो तो वर्ड का मतलब समझाने के लिए भी एग्जाम्पल देना पड़ता है यार, बहुत लंबी क्लास हो जाती है। ठीक है चलो, वॉच द वर्कर डिस्ट्रैक्ट। तो ये पहला सवाल है, मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि जब सबसे पहला सवाल करो तो उसमें ये कोशिश करो कि भाई जिसको चोट लगी थी, वो जो वर्कर था, वो जो काम कर रहा था, वो कहीं किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं था, दुखी था, परेशान था, या उस पर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, या आपने ज़बरदस्ती इसको कहीं काम पे भेजा था, उसका जाने का मन नहीं था, वो डिस्ट्रैक्ट था कि नहीं था। अगर कोई बोलता हाँ सर था तो सही, वो दिक्कत थी। इफ़ यस, अगर वो विचलित था, दैट वाई, क्यों, इस सवाल का जवाब ढूंढ लो, काम अपना काफ़ी हो जाएगा। अगर पता चल गया विचलित था क्यों, क्या किसी ने उसको धमकाया था, क्या उसको ज़बरदस्ती काम पे भेजा गया था, या वो बहुत जल्दबाजी में हड़बड़ा के चढ़ रहा था, हड़बड़ा के कहीं से उतर रहा था, या हड़बड़ा के कोई काम कर रहा था, बिजली से करंट लग के किसी का एक्सीडेंट हुआ है, भले ही वो बच गया हो या उसको कुछ भी हुआ हो, तो उसमें क्या ये सवाल बनता है कि वो डिस्ट्रैक्ट था। होश में कभी कोई जाके बिजली की तार छेड़ेगा? हो सकता है कहीं जानबूझ के भी किया हो, लोग सुसाइड भी करना चाहते हैं, कंपनी के ऊपर नाम आ जाए हैं, या अगर उसका हुआ है तो क्यों वो ऐसी जगह जाके क्यों घुसा जहाँ उसको पता था बिजली का करंट लग सकता है। इन सवालों के जवाब लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखो जब एक्सीडेंट हुआ था ना, हम वहाँ थे नहीं, अच्छा जो वहाँ थे उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो हम एक तरह से अंधे हो गए। अरे अपने को क्या मालूम, वो 2 बजे एक्सीडेंट हुआ था, हमें बताया गया, हम वहाँ पहुँचे, हमें तो बस पड़ा मिला था, आदमी उठाया, उसको फर्स्ट एड वगैरह करने की कोशिश की, एम्बुलेंस में बिठाया, हॉस्पिटल लेके गए। अगले दिन जाके या 2 दिन बाद जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, 2 दिन बाद क्या पता चलेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कैमरा तो लगा नहीं था। अब हम भगवान नहीं हैं कि 1 सेकंड में ऐसी आँखें बंद की श्री कृष्ण की तरह और हमें पूरी की पूरी जो है ना वो चित्रकथा दिख जाएगी, नहीं ना। दिमाग ये लगाना पड़ेगा, सच्चाई खोद के निकालनी पड़ेगी, उसी का ये तरीका है। सबसे पहला सवाल यही करना है, क्योंकि जब आदमी परेशान होगा, विचलित होगा, तो वो सेफ्टी के जो उसको दिए गए होंगे ना सिस्टम, उनको इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसका दिमाग तो बाहर है। अभी जो हम लोग कभी गुस्सा होते हैं, घर से तो खाना खा के आते हैं या भूखे भाग लेते हैं? भूखे भागते हैं ना। हाँ बेटा, जब गुस्सा होते हैं, झगड़ा होता है, बाप गाली देता है, तो क्या गुस्सा सीधा खाने पे उतारते हैं? ना खाना मैंने छोड़ो, भाग जाता हूँ। उस टाइम दिमाग विचलित होता है ना। ठंडे दिमाग से सोचो तो उसका गुस्सा अलग है, साला पेट तो भरो, सही तो ये होता है, लेकिन गुस्से में हमें लगता है वो गलत है। इसलिए जब आदमी विचलित होता है तो गलती करता है, गलती करता है तो ही एक्सीडेंट होता है, बिना गलती के एक्सीडेंट होता ही नहीं है। एक्सीडेंट के 2 ही कारण होते हैं, मैंने बताया है, एक अनसेफ एक्ट और दूसरा अनसेफ कंडीशन, 2 ही तो होते हैं। तो अगर ये विचलित था तो इसने अनसेफ एक्ट किया होगा ज़रूर, किसी भी तरह का एक्सीडेंट मान लो आप, गलती करी होगी, वो गलती ही पता करनी है कि अगर ये विचलित था, परेशान था, दुखी था, हड़बड़ाया हुआ था, तो क्यों, क्या दिक्कत थी, कारण पता करो। आधा तो वही पता चल जाएगा कि पक्का इसी के कारण हुआ है या किसी और की वजह से हुआ है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वाज द सेफ वर्किंग प्रोसीजर, ये SWP, SOP भी बोलते हैं इसको, SOP शॉर्टकट होते हैं बेटा सेफ्टी में। SWP हो गया सेफ वर्किंग प्रोसीजर, यानी कि सुरक्षित कार्य करने का एक प्रक्रिया। अब SOP कहीं लिखा मिल जाए सेफ्टी में तो उसको समझ लेना सेफ ऑपरेशन प्रोसीजर, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि किसी भी चीज़ को सुरक्षित तरीके से ऑपरेट करने का प्रोसीजर, प्रक्रिया। तो क्या वो सेफ वर्किंग प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो किया गया था कि नहीं किया गया था? सेफ वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है? अब क्या एक्सीडेंट मान के चले हम, कोई भी एग्जांपल बताओ, मैं उसी के तरीके से बताता हूँ। कोई खड्डे में गिर गया, गड्ढे में गिरा है, वहाँ पे रात को JCB काफ़ी गहरा, इस कमरे जितना बड़ा गड्ढा खोद के गए थे, वहाँ कुछ बनाना था, काफ़ी बड़ा कॉलम वगैरह है ना, तो और वो है भी कम से कम 12-11 फुट गहरा। उसमें अगर रात को कोई गिर गया है तो उसमें ये वाली चीज़ तो कम होगी, लेकिन ये भी हो सकती है, क्योंकि आदमी अगर सही दिमाग से चल रहा है, उसका ध्यान वही है जहाँ वो है, तो उसको दिखेगा कहीं ना कहीं, लेकिन ध्यान कहीं और है, घर से झगड़ा करके आया है या कहीं से मालिक से झगड़ा करके आया है, उसको पैसे नहीं मिले हैं या परेशानी है, तो वो साला अपने ही ख्यालों में चलेगा, उसको कुछ पता नहीं है, ढम
मैटर करता है ना वो क्वेश्चन भी। चलो हम दूसरे पे आते हैं। वॉच द शेफ वर्किंग। शेफ वर्किंग प्रोसीजर ये था कि वो जो गड्ढा वहाँ पे किया गया था, काम था कि वहाँ पे आप या तो लाल टेप लगाओ चारों तरफ, और रात का टाइम है तो लाइटें भी लगाओ, दिखाई देना चाहिए, ठीक है, या तो बोर्ड लगाओ, वो भी नहीं लगा सकते और लगता है लाइट नहीं लगा सकते हैं तो खाली लाल पट्टी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको तो तोड़ के आदमी निकल जाएगा एकदम से, घाट से नीचे ही गिरेगा। तो जहाँ तक खड्डा है उससे 4 फुट 5 फुट या 2 फुट कम से कम जो है पीछे तक लोहे के सरिये या पाइप ठोक दो सीधे। एक्सकावेशन अगर हफ्ता 10 दिन तक चल रही है, 2-4 दिन तक चल रही है, तो परमानेंट पाइप सरिये बिठा दो ना ज़मीन में, कि आदमी जाएगा उस पर टक्कर जाके लगे और ये कहाँ आ गया, बच के निकल जाएगा, नीचे तो नहीं गिरेगा। ऊपर अगर चढ़ना था उसको, कहीं 12-13 फुट से ऊपर से गिरा है बंदा, तो ऊपर की बात क्या करेंगे कि वो सीढ़ी से चढ़ते टाइम गिरा था, कहने में ये आया, सुनने में ये आया है, तो उसका सेफ वर्किंग प्रोसीजर क्या था कि सीढ़ी ढंग से बांधी हुई होनी चाहिए थी, सीढ़ी चेक करके लगानी चाहिए थी, कोई एक पैर टूटा ना हो बीच में से, वो आदमी तो फटाफट चढ़ ही जाएगा ना। और सेफ प्रोसीजर ये कहता है कि दोनों हाथ और दोनों पैर से ही आदमी चढ़ेगा, ऐसा ना हो एक हाथ में कट्टा बोरी या अपने औजार वो करनी वरनी बसोली हथौड़ी पेंचकस उठा के रखा है और एक हाथ से बाबूजी चढ़े जा रहा था, वो सेफ वर्किंग प्रोसीजर नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात अभी? तो सेफ वर्किंग प्रोसीजर पहले बनाया जाता है, जैसे जेएसए तो जानते हैं ना, वो तो चैप्टर हुआ है अपना, तो जेएसए में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो सेफ वर्किंग प्रोसीजर उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाया जाता है। तो वो बनाया था, हमने तो ट्रेनिंग भी दी होगी, जब हमने ट्रेनिंग दी थी तो उसने उसको फॉलो किया था कि नहीं किया था, ये सवाल बड़ा ज़रूरी है कि भाई जब वो चढ़ रहा था, सीढ़ी से गिरा तो चढ़ रहा था, मेरे को ये बताओ कि वो चढ़ते टाइम गिरा है, और मजदूर बोले हाँ जी चढ़ते टाइम गिरा था, क्या कर रहा था, अरे सर उसके हाथ में एक बैग था पूरा औजारों का, या ड्रिल मशीन एक हाथ में लेके चढ़ रहा था, तो ये वाली चीज़ फिर आई ना वहाँ पे, और ये है तो हम बच जाएंगे। भाई देखो हमने ट्रेनिंग भी दी, सिखाया भी, बताया भी, सीढ़ी भी ठीक से लगवाई, बांध के भी रखी, उसने चढ़ने में गलती कर दी। अब सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर वहाँ पे जो भी है, अब वो एक एक आदमी के पीछे तो नहीं घूम सकता है, वो तो ट्रेनिंग ही दे सकता है सबको, जो समझ जाएगा वो बच जाएगा, जो अपना ओवर कॉन्फिडेंस में जाएगा वो मारा जाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ अगर नहीं फॉलो किया गया था तो क्यों, ये सवाल बनता है कि वो कह देंगे नहीं सर ये सेफ ऑपरेशन प्रोसीजर जो आप बोल रहे हो, वर्कर तो खरीद को नहीं समझेगा, सेफ वर्किंग प्रोसीजर इंग्लिश बोलेंगे तो वो तो मजदूर हैं, उनको बोलना पड़ेगा कि वो सेफ्टी का जो मैं तुम लोगों को बताता हूँ सिखाता हूँ, क्या वो कर रहा था कि नहीं, नहीं सर वो तो ऐसे चढ़ रहा था। अब सवाल आता है कि क्यों चढ़ रहा था वो ऐसे ही, ऐसी क्या बात हुई भाई, क्या हमने ट्रेनिंग नहीं दी, एक तो ये चीज़ आएगी, उसको पता ही नहीं था, या फिर हमने ट्रेनिंग दी तो फिर वो क्यों चढ़ा, किसी ने उसको बोला होगा, चुपचाप मैं बोल रहा हूँ ना, तू जा ऊपर दे क्या सामान, चल काम कर जाएगा, जो होगा मैं देखूंगा, तो पता चलेगा किसने बोला था, सर उसने बोला था, फिर उसको जाके पकड़ेंगे, चले तेरे चक्कर में बंदा चला गया, समझ गए, ठीक है, ये क्लियर होता है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट सेफ्टी डिवाइस इन ऑर्डर। सेफ्टी डिवाइस मतलब पीपीज ही हुआ ना, डिवाइस मतलब कोई भी औजार, और सेफ्टी मतलब सुरक्षा का, तो सुरक्षा के औजार तो वही है ना जो खोपड़ी को बचाए, आँखों को बचाए, मेरे कानों को बचाए, या मेरे शरीर को बचाए, मेरे हाथों को बचाए। तो वहाँ पे जो सेफ्टी के औजार दिए जाने चाहिए थे या दिए गए थे या उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, तो वो इन ऑर्डर मतलब वो आदेश के अनुसार वहाँ इस्तेमाल हुए भी कि नहीं हुए। एक आदमी काम कर रहा था, प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, वो तो मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, सरिये बांध रहे थे 20-22 फुट ऊपर जाकर, और वो ऊपर से गिरा है। अब तो बात आती है कि सेफ्टी डिवाइस वहाँ पे काम कर रही थी, क्योंकि अगर सेफ्टी डिवाइस का मतलब सबसे बड़ी तो है सेफ्टी बेल्ट, वो लगाई होती तो डेफिनेटली नीचे कैसे आ जाता। तो इन ऑर्डर मतलब वो आदेश के अनुसार, वो प्रोसेस के अनुसार उसके पास थी या नहीं थी, अगर थी तो लगाई क्यों नहीं। अब वो आता है इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्यों, वो भी बात। अगर नहीं दी गई तो बात आएगी हम पे, ठीक है। हम नहीं पता करेंगे, कोई दूसरा पता करेगा, टीम में अकेला तो मैं हूँ नहीं, 2-4 आदमी और भी हैं समझदार, उनको कोई ना कोई तो बताएगा सर वो बेल्टे नहीं था उसके पास, अब क्या कीजिएगा, वो गिर गया। तो सीधा घूम के वो बात आएगी सेफ्टी ऑफिसर पे, यानी कि मेरे पे, क्योंकि वहाँ ड्यूटी किसकी थी, मेरी थी। अब मेरे से पूछा जाएगा भाई जब तूने सेफ्टी बेल्ट ही नहीं दी, बंदे तो मरेंगे ना तेरे। तो ये पता करना है कि भाई सेफ्टी बेल्ट तो मैंने दी थी, अच्छा उसको ट्रेनिंग भी दी थी,
उसको बताया भी था कि जब ऊपर चला जाए ना, ऊपर जाने के बाद इसको ऐसे पहन के और ऐसे लगा के और ऐसे काम करते रहना है तुमने। तो क्या उसने वो फॉलो किया कि नहीं किया? या अगर किसी का हाथ कटा है वहाँ पे किसी मशीन पे काम करते टाइम में, तो उसका हाथ कैसे कटा? वहाँ पे सेफ्टी डिवाइस कुछ थी तो वो काम कर रही थी कि नहीं, या उसने वो इस्तेमाल करी भी थी कि नहीं करी थी? किसी को करंट लगा तो दस्ताने पहन के गया था कि नहीं गया था, या उसके पास थे ही नहीं? तो जो भी सेफ्टी डिवाइस किसी भी काम के लिए ज़रूरी होती है वो इन ऑर्डर और नॉट, अगर नहीं तो क्यों, वाई, ये क्वेश्चन बनता है। अगर नहीं थी तो क्यों? भाई कारण तो वही है, वही तो पकड़ना है हमने। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वॉज द वर्कर ट्रेंड? इन सारी चीज़ों का मिला के फिर ये लास्ट वाले में निकल के आएगा, क्या वो वर्कर ट्रेंड था कि नहीं था? क्योंकि अगर ट्रेंड होता तो अपनी जान किसी को बूंदी नहीं लगती, किसी को बुरी नहीं लगती, भाई सबको प्यारी लगती है जानबूझ के। कोई भी एक मजदूर, अब सोचिए कि अपने यहाँ पे हरियाणा में ही कोई उड़ीसा से चल के आगे मजदूरी कर रहा हो और वो 2500-2000 किलोमीटर दूर से अपने बच्चों को, माँ बाप बीवी और भाई, जो पूरा फैमिली होता है सभी का, शादी नहीं हुई है तो माँ बाप तो हैं, उससे बड़ा और क्या होता है, शादी हुई है तो बीवी बच्चे भी हो गए, डबल जिम्मेदारी। उनको छोड़ के अगर यहाँ आके वो मजदूरी कर रहा है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसका शरीर। अगर शरीर सही होगा तो ही वो नौकरी कर पाएगा, और नौकरी करेगा तो ही जाके उसको सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी तो जो उसके गांव में वेट कर रहे हैं उनका पेट भरेगा। अब बताओ वो अपनी सेफ्टी रखेगा कि नहीं रखेगा? तो उसको ट्रेंड किया गया था कि नहीं किया गया था? वो ट्रेनिंग में शामिल था कि नहीं था? नहीं था सर। हम बोलेंगे अरे ट्रेनिंग हुआ तो था 2 दिन पहले, तुम मना कर रहे हो। सर वो नहीं था, वो तो था ही नहीं ट्रेनिंग में। फिर हमारी कमी है कि जब हमने ये सोच के ट्रेनिंग करी थी कि एक आदमी शामिल होना चाहिए, अगर एक भी छूट गया तो वही गलती करेगा, तो जितना सबको ट्रेनिंग देने में हमने समय बिताया ना वो बेकार है, क्योंकि एक भी गया तो वो अच्छाई सारी ख़त्म, सिर्फ बुराई का नाम आएगा। तो भले ही कितने ही अच्छे काम किए हों, जिस दिन एक गलत हो जाएगा उस दिन अच्छाई कोई नहीं पूछेगा, ये बोलेंगे ये तूने क्यों किया। तो वो एक आदमी क्यों नहीं था ट्रेनिंग पे, ये सवाल बनता है। वाई इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्यों? उसको ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई थी? क्या वो कल ही नया आया था? भाई इसीलिए शायद नहीं हो। तो कल ही नया आया था तो ठेकेदार को जाके पकड़ेंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई सीधा उसको काम पे भेजने की? मैं था, पहले मेरे से मिला, मैं उसको देखूंगा, उसको समझाऊंगा, बताऊंगा काम कैसे करना है। इंडक्शन ट्रेनिंग, एक सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है बेटा, उसका अलग चैप्टर बनाऊंगा मैं। सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि कोई भी आदमी जो पहली बार आता है उसको इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये साइट, ये प्लांट, ये फैक्ट्री, ये कंस्ट्रक्शन साइट ऐसी है, इसमें ऐसा ऐसा काम होता है और तुमने जो है इस चीज़ से बच के रहना है और ये नहीं करना है। उसको इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। क्योंकि नया बंदा आता है उसको तो ये भी नहीं पता होता पेशाब करने कहाँ जाना है, उसको ये भी नहीं पता कि लंच टाइम में खाना कहाँ बैठ के खाना है। जो गलत सलाह दे देगा वो तो उसी की मान लेगा। इसलिए आते ही कोई भी वर्कर सबसे पहले सेफ्टी ऑफिसर से मिलता है और वो इंडक्शन ट्रेनिंग देता है, वो अलग ट्रेनिंग है। अब जिस काम में एक्सीडेंट हुआ उसके लिए भी तो हम ट्रेनिंग देते हैं ना, जैसे भी बनाते हैं, वर्क परमिट भी देते हैं। तो वर्क परमिट के अंदर हमारा जैसे इंक्लूड होता है। तो इतना कुछ हमने मेहनत करके परमिट बनाया, मेहनत करके जीएसए बनाया, इतने टाइम ख़राब किया है, तो उसको अगर लोगों को समझाएंगे ही नहीं तो बनाने का क्या फ़ायदा? तो ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है। फिर ये बंदा अगर ट्रेंड नहीं था तो क्यों नहीं था? अगर इन चारों के जवाब मिल गए तो आधा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा हमारा, आधा क्या लगभग ही हो जाएगा, क्योंकि हमें कारण पता चल जाएंगे। ठीक है, आज का टॉपिक काफ़ी है। अब कल जो है मैं ये बताऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन अब करनी कैसे है, 1 बाय 1 स्टेप। ये तो सिर्फ एक ही स्टेप है, ये तो क्या है, सिर्फ सवाल पूछने का बताया, इतना तो मैंने। अब लोगों को पकड़ के सवाल तो पूछेंगे ना, एक एक करके अलग अलग ले जाएंगे तभी तो आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट जो है अगली क्लास में आपको मैं यही बताऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें तैयार कर दिया गया, बोल दिया गया जाओ इन्वेस्टिगेट करो। अब पता ही नहीं कैसे करें, जाके खाली सवाल पूछेंगे तो हो जाएगा। 6-7 पॉइंट हैं उसके कि सबसे पहले क्या करना है,
उसके बाद फिर क्या करना है, फिर जब इनके सवाल जवाब सारे हो जाएंगे तो वो रिपोर्ट बनेगी, वो कैसे बनानी है। उसके बाद जो मेरे पास रिपोर्ट बन जाए, फाइल बन जाए, तो उसको कहाँ देना है, किसको देना है। उसको देने के बाद फिर हमें एक्सीडेंट का सब कुछ क्लियर हो गया तो जो सोल्यूशन करने हैं वो कैसे करने हैं आगे फ्यूचर के लिए, वो सारे सवाल कल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज की आपकी क्लास ख़त्म। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट और लास्ट ही मान के चलो। वैसे तो अगर इसकी हम डेली भी एक क्लास लें तो कम से कम 6 पार्ट बनते हैं, लेकिन उतनी अंदर तक का सीखने की आवश्यकता नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि जिस दिन वो रजिस्टर अपने हाथ में आएगा ना इन्वेस्टिगेशन करने का, तो जितना पढ़ा है ना, ये चीज़ें काफ़ी हैं किसी भी एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दिमाग अपना यूज करना पड़ेगा। अभी सिर्फ बेसिक चीज़ें ही पता करनी है, तो आज ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले 2 चैप्टर हैं, उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, सबने पढ़ा होगा उसके बारे में। जो नहीं पढ़ा है उसके लिए लास्ट वीडियो पड़ी हुई है, वो वीडियो देख लो। आज मैंने बोला था कि अब मैं ये बताऊँगा कि एक्सीडेंट जब होता है तो स्टेप बाय स्टेप अपने को करना क्या है। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, क्या क्या ध्यान रखना होता है, वो सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना ये है कि एक्सीडेंट हो गया तो करें क्या, वह पहले क्या करें। बात हुआ है कि एकदम से भाई फ़ोन आ गया साइड से, मैं कहीं दूसरी जगह था, मेरे पास फ़ोन आ गया, सेफ्टी साहब उधर एक आदमी गिर गया है। ठीक है भाई, एक्सीडेंट हो गया। अब हमारा दिमाग क्या करेगा, भाग के वहाँ जाके खड़े तो हो गए देखने के लिए, लेकिन करें क्या। सबसे पहला स्टेप क्या है, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, लास्ट तक उसको कैसे जो है हम लोग पूरा करेंगे कार्रवाई को। ये स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से कदम हमें जो है लेने चाहिए, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला पढ़ रहे हो क्या है, रिपोर्ट द एक्सीडेंट टू डेजिग्नेटेड पर्सन। अब डेजिग्नेटेड मतलब डेजिग्नेशन जिसका मेरे से ऊपर है। अगर मैं सेफ्टी सुपरवाइजर हूँ, देखो हम लोग क्या डायरेक्ट कभी भी सेफ्टी ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। फायर में भी जाएंगे तो फायर ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, अपने को पहले सुपरवाइजर लेवल पे ही जाना पड़ेगा। फायर में हम लोग फायरमैन जा सकते हैं। थोड़ा हमारी एजुकेशन बड़ी है, ज़्यादा है, डिप्लोमा डिग्री ज़्यादा की है, तो हो सकता है हम फायर में सुपरवाइजर चले जाएंगे, 2 फायरमैन नीचे होंगे। इससे बड़ा पोस्ट नहीं मिलता एकदम जाते ही कहीं भी। सेफ्टी में भी सेम है, आपको सेफ्टी ऑफिसर कैसे बनाएंगे, क्योंकि ऑफिसर को तो बहुत सारा ज्ञान चाहिए होता है यार। ऑफिसर बन भी गए, किसी की सिफारिश से करके जाके खड़े भी हो गए, तो करेंगे क्या। तो सबसे पहले शुरुआत भी अपने को छोटी लेवल से ही करनी चाहिए, जब मिलती भी हो बड़ी पोस्ट। दिक्कत हो जाएगी एकदम से बड़ी में जाके बैठ गए तो, क्योंकि जब तक हम कभी स्टूडेंट की चेयर पे नहीं बैठेंगे तो टीचर कैसे बनेंगे। वहाँ बैठ के हमें पता चलता है कि सर पढ़ाते कैसे थे, सर क्या गलतियाँ करते थे, ताकि मैं आगे जाके ना करूँ। तो सुपरवाइज़र जाएंगे तो अपना एक्सीडेंट पता चला तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा फ़ोन करने में, रिपोर्ट देने में, वो तो ठीक है किसी ने मेरे को बताया, मैं साइट तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में फ़ोन कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम तो है कि अपने ऊपर सुपीरियर पर्सन को, मेरे सेफ्टी ऑफिसर को करूं। अगर वो गैर हाजिर है, नहीं है, तो फिर मैं उस साइट के जो इंचार्ज है मैं उसको करूंगा। वो भी नहीं है या उन्हें बोला हुआ है कि ऐसा कुछ हो तो सीधा मैनेजर को बता दो, तो अपन जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को, पीएम को, डीपीएम को, एपीएम को, असिस्टेंट मैनेजर को, जो भी मेरे को मालूम है, मैं जिसको रिपोर्ट करता हूँ, डायरेक्ट कॉल करना है, सर ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ साइट पे और वहाँ ना ऐसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जाके मैं फिर आपको पूरी रिपोर्ट देता हूँ। तो उनको ये तो पता चल गया एक्सीडेंट है, वो अपने तैयार हो जाएंगे, यार दिक्कत हो गई है, चलो वो साइट पे आए, एम्बुलेंस को भेजें, कुछ भी करें। अब हम पहुँचे जहाँ पे वो एक्सीडेंट है, हमने जाके देखा, रहे ये वाले आदमी को ऐसे ऐसे दिक्कत है, उसका पैर किसी चीज़ में आ गया है, मशीन में आ गया, उसको करंट लगा था, बिजली ने फेंक दिया है, या वो ऊपर से गिरा है, या वो नीचे खड्डे में गिर गया था, सरिया वरिया चल गया, उसको पैर के आर पार हो गया है, पेट में लग गया है, कुछ भी हुआ है। कहने का मतलब एक्सीडेंट हो गया। हमें किसी ने बताया तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेंगे उसके लिए, सर ऐसा ऐसा वहाँ पे हो गया और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, प्रोवाइड फर्स्ट एड और मेडिकल केयर, एक ही चीज़ है।
ये ज़रूरी है क्योंकि इसको चोट लगी है तो एकदम से थोड़ी ना गोदी उठा के सीधा उसको कोई हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। भाई उसको उठा के, अब पैर टूटा है, कुछ हुआ है तो उसको पहले कुछ बांध के लेके जाएंगे। कहीं से कटा है, ब्लड चल रहा है तो उसको पहले पट्टी करेंगे, धोएंगे, उसको धो के फिर पट्टी करेंगे डेटॉल वगैरह लगा के। फर्स्ट एड का जो भी प्रोसेस होता है वो लगाना ज़रूरी है। अब ऐसे घाव को खून निकल रहा है, कोई नस कटी है और हम ऐसे ही लेके निकल लिए और वहाँ तक पहुँच गए तो शायद वो बचने वाला था, लेकिन हमने ही नहीं बचने दिया फिर तो उसको। दूसरा काम हमारा रिपोर्ट करने के बाद साइट पे पहुँच के उसको मेडिकल केयर करवानी है। उठाओ भाई इसको चारा दिन, स्ट्रेचर ले आए, एम्बुलेंस हर साइट पे होती है खड़ी, एम्बुलेंस को फ़ोन करवा दिया, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में फर्स्ट एड करके ही हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे, सीधा एम्बुलेंस में डाल के ले जाना गलत है। बहुत ही क्रिटिकल केयर में है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है तो हो सकता है कि ऐसे ही कपड़ा वपड़ा बांध के कुछ भी करके बस कैसे भी उसको वहाँ तक पहुँचाना है, लेकिन वो एम्बुलेंस के अंदर बैठ के करना पड़ेगा, फर्स्ट एड तो करना पड़ेगा। अब किसी की आंखें जल रही हैं, उसको वेल्डिंग लगा था, कुछ भी लगा था, उसको सीधा वहाँ तक ले जाए तब तो वहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में या हमारी साइट पे जो भी मेडिकल केयर मौजूद है, अगर वहाँ पे हमने कोई फर्स्ट एड रखा हुआ है तो वो करेगा, वो नहीं रखा है तो बेटा ध्यान रखना ये सेफ्टी वाले को ही करना है। फर्स्ट एड का कोर्स भी होना चाहिए सबके पास। अभी बता रहा हूँ मैं, फायर में हो या सेफ्टी में हो, हमें फर्स्ट एड आनी चाहिए, याद रखना इस चीज़ के लिए। जैसे रोडवेज में या किसी में भी ड्राइवर या कंडक्टर के लिए ज़रूरी, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो एक ऐसी बस के इंचार्ज है जिसमें 50 सवारी बैठी हुई हैं। किसी का छाती रुक गई ना तो उसको सांस देना मेरा काम है, मैं कैसे सांस दूंगा। किसी को वहाँ चोट लगी, ब्लड आ रहा है तो जब तक उसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचा देते उसका खून रोकना हमारा जिम्मेदारी है। ऐसे ही ये इधर में फायर सेफ्टी में भी यही होता है, उस जगह के इंचार्ज हम हैं। अगर मेरी साइड में 500 लोग काम करते हैं ना, 500 की जिम्मेदार मैं हूँ। तो आँखों में उसको कुछ लगा है तो पहले उसकी आँखों का ट्रीटमेंट करेंगे ना। फर्स्ट एड हमने कोई बड़ी साइट पे क्या होता है, फर्स्ट एड रखा जाता है स्पेशल एक। लेकिन कई बार कंपनियां क्या करती हैं, कहीं पे ज़्यादा खर्चा नहीं करते, बोले नहीं भाई कौन 15-20 हज़ार रुपये देगा स्पेशल किसी को, तुम्हें करना पड़ेगा ये तो फिर हमें करना पड़ेगा। हर तरह की दवाई, ट्रीटमेंट, ऑइंटमेंट, बीटाडिन, क्या कुछ चाहिएगा वो सब ला के बॉक्स बना के हमें वहाँ हमारा जो सेफ्टी का ऑफिस होगा उसमें रखना पड़ेगा। तो हम पहले उसको ट्रीट करेंगे, उसके बाद फिर उसको मेडिकल में अगर उसको ज़रूरत है ज़्यादा तो उसको लेके जाएंगे। एम्बुलेंस है पर्टिकुलर तो उसी में जाएगा, वो नहीं है तो किसी भी गाड़ी को इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, उससे हम लेके जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर अगला काम आता है इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट, वो हो गया। फिर तीसरा काम आता है कि अब उस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर अभी हम उस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो होगा क्या कि दोबारा फिर वैसा ही एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहेगा, कि जो एक बार हो सकता है वो दोबारा भी हो सकता है। अब उसकी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आपके जो है मैंने एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, वो तो ऑलरेडी हमारे जो है हो चुके हैं। ठीक है, थोड़े से मैं इसको पूरा करने के बाद कुछ स्टेप बताऊंगा जो पढ़े नहीं हैं, कहीं लिखे नहीं होंगे या कुछ भी है। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अब ये आइडेंटिफाई द कॉज, इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा, कॉज मतलब कारण क्या था उसका, तभी तो पता चलेगा कि हुआ क्यों साइट पे। तो हमें कॉज पता करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है कि कारण क्या था ये जो हुआ इसको। अब वो कारण पता करने के बाद फिर हमारा लास्ट स्टेप क्या बचता है, डेवलप ए प्लान फॉर करेक्टिव एक्शन। यानी कि वो जो एक्सीडेंट का कॉज हमें पता चला है उसकी रोकथाम के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, फ्यूचर में दोबारा ना हो इसके लिए एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार करना है कि ये अगर हम फॉलो कर दें तो इस तरह का एक्सीडेंट दोबारा कभी हमारे फैक्ट्री कंपनी साइट पे नहीं होगा। ये हमारे स्टेप होते हैं, इस तरीके से काम किया जाता है। और ये जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का ना, इसके 3-4 प्रकार के फॉर्म होते हैं। मैं फॉर्म यहाँ बना के दिखाऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। जिस कंपनी में हम जाएंगे ना उसमें ऐसा नहीं कि कल कंपनी कल शुरू हुई और तुम्हें उसने पहली बार रखा है। ठीक है, तो जब भी शुरू हुई था ना उसमें सब कुछ बना हुआ है। फॉर्म तो जाते मिल जाएंगे वहाँ पे, उनकी वेबसाइट पे होंगे, उनकी जो किसी भी कंपनी की अपनी HSE पॉलिसी होती है, एक बुक होती है पूरी मोटी, उसमें होंगे, उसमें से प्रिंट निकाल के रख लेना है। उसमें सब कुछ लिखा होगा, डेट क्या थी, साइट कौन सी थी, वहाँ पे चोट किसको लगी थी, वो काम क्या कर रहा था, जॉब क्या थी, उस फॉर्म में सब कुछ लिखा होगा इंग्लिश में। मैंने पहले बोला बेसिक इंग्लिश अपने को आनी चाहिए। जैसे हम सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें जैसे बेसिक चीज़ें लिखी होती हैं
तो उस तरीके का फॉर्म में जो लिखा हो ना उतना तो इंग्लिश आना चाहिए और सीखना पड़ेगा वो हमें, ताकि वो फॉर्म में हम देख सकें कि इसके आगे लिखना क्या है। ये उसी में लिखा होगा कोच ढूंढने के लिए कि क्या क्या कारण है, कैसे ढूंढेंगे। ये स्टेप हो गया। तो फॉर्म वॉर्म की चिंता मत करो, मुझे बना के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर कंपनी के अपने फॉर्म होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, बस हमें उसका प्रिंट निकालना है और साइड पे लेके अपना उसको भरना चालू करना है। करना कैसे है मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। देखो अकेला आदमी नहीं करेगा, वैसे कहने के लिए एक कमेटी बनती है। कभी किसी फैक्ट्री में जैसे कि सरकारी प्लांट में या रिफाइनरी में ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ ना, तो वो थोड़ा हाईलाइट चीज़ होती है। उसके लिए सेफ्टी ऑफिसर अकेला नहीं जाएगा, उसके लिए लेबर यूनियन का भी कोई न कोई आदमी इन्वॉल्व रहेगा कि मजदूर कहें नहीं 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 तुमने गलत चीज़ किया है, हमारे तो आदमी को इतना कंपनसेशन मिलना चाहिए था, कम मिला है। तो उनका डाउट क्लियर करने के लिए उनमें से किसी आदमी को रखना पड़ता है, ठीक है। अगर वो मैकेनिकल किसी काम की वजह से मशीन में आके या कुछ दिक्कत से हुआ तो किसी मैकेनिकल इंजीनियर को भी साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि मशीन का तो वही बता पाएगा कि ऐसे कैसे हुआ, इतने दिन से तो काम कर रहे थे, पहले तो नहीं हुआ, मशीन में कहीं कोई फॉल्ट हुआ है या लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि सच्चाई कोई नहीं बताता जब एक्सीडेंट होता है। गाँव में किसी गोली लगे तो कौन नाम लेता है, तो ना भाई हमने ना भरा, हम तो सो रहे थे, भले ही से देखा भी हो, वहाँ भी यही चीज़ आएगी हमारे सामने, कोई नहीं बताएगा। मजदूर अपने साथी की गलती क्यों बताएंगे, तो कंपनी पे ठोकेंगे ना, तब तो 2 पैसा मिलेगा उनको। तो 4-5 आदमी मिल जाते हैं उस एक टीम में, फिर वो टीम जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या करना है। आदमी की आंखों में पता चल जाएगा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसको खोपचे में लेने का अलग से, इधर बैठे रहे, हुआ क्या था, तू कहाँ था, तो उसकी बातों से और उसकी आंखों से पता चलेगा ये डर रहा है। तो जो डर रहा है ना, घबरा रहा है ना, उसको पहले पकड़ो, इधर आ, तू था ना वहीं पे, हाँ साहब आ जा। फिर उसको सबके सामने मत पूछो, अकेले लेके जाके पूछो। 4 आदमी का इंटरव्यू लेंगे ना, चारों में से पता चल जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। अगर सच्चाई हुई तो चारों का एक जैसा बयान मिलेगा, लेकिन डिट्टू कॉपी भी नहीं मिलेगा। डिट्टू कॉपी चारों का मिला तो साले ने पहले सलाह बनाई हुई है कि यही बोलना है सब में। बातों में फ़र्क मिले लेकिन कोज फाइंडिंग सेम आए। बातों में कितना भी फ़र्क हो, लेकिन घूम फिर के बात वही है जी, हुआ तो ऐसे ही था, तो ओरिजिनलिटी वही है। या फिर कुछ बोले नहीं जी वो तो काम करने के लिए जा रहा था, ऊपर खड़ा था तो ऐसे हुआ, नहीं कोई बोलेगा नहीं सर बकवास कर रहे हैं, उधर धक्का मारा था कि नहीं इसको। तो जो धक्का मारा है वो बंदा क्यों बोलेगा धक्का मारा है। वो धक्का मारने वाली बात अगर अकेला बोल रहा है, बाकी सब दूसरी बोल रहे हैं, तो भी हमें देखना पड़ेगा यार कारण क्या। देखो इन्वेस्टिगेट ऐसे नहीं होती है, टाइम लगता है। इन्वेस्टिगेशन 1-1 हफ्ता चलती है, क्योंकि ओरिजिनल कारण पता नहीं चला ना, हमने ऐसे ही 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे में 1 दिन के अंदर कुछ भी करके फाइल बना के रख दी ना, तो हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी की है। दोबारा एक्सीडेंट होगा ज़रूर, फिर हमारे सर पे वही टेंशन आएगी, उसको तो पूरा करेंगे चाहे कोई भी कारण हो, कारण तो ढूंढ के निकालेंगे हम। और जितने इंटरव्यू हों जिस आदमी के, वो बेटा लिखित में होने चाहिए, ध्यान रखना सारा। फायर में भी एक्सीडेंट होता है, जब कहीं आग लगती है ना, तो वहाँ के फायर इंचार्ज को ही वो एक्सीडेंट रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था। वरना अगर फायर डिपार्टमेंट से या कहीं से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं मिलेगी ना, तो इंश्योरेंस का पैसा भी नहीं मिलेगा, किसी का कुछ भी जल जाए। वो भी फायर में भी वो काम करना पड़ता है, ठीक है। इसमें इंटरव्यू लिखित में होंगे हर आदमी के, उसका नाम होगा, उसका पूरा ये था ऐसे ही इस पद पे काम कर रहा था और ये वो लोकेशन में काम कर रहा था। विटनेस जिसको बोलते हैं हम, वो इंटरव्यू के पूरे रिकॉर्ड होंगे हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमने वहाँ पे क्या क्या कमियाँ देखी, वो कमी भी सारी लिखी होंगी। वो कमी थी लेकिन क्यों, क्या हमारे कारण थी कि भाई वो आदमी अगर ऊपर से गिरा और सेफ्टी बेल्ट उसकी छाती पे नहीं थी तो मतलब फिर देने वाले की कमी है, देना तो सेफ्टी ऑफिसर ने था, उसमें हम फंसेंगे। तो इसको सेफ्टी बेल्ट दी थी या नहीं दी थी, उसका नाम रिकॉर्ड में है, वो रिकॉर्ड इकट्ठे करने पड़ेंगे सारे। लगे जी देखो इसने गुठा लगा रखा, ये सेफ्टी बेल्ट लेके गया हुआ है, अब बिना लगाए चले गया, मैंने तो सेफ्टी बेल्ट दी थी। दूसरी चीज़, उसका नाम जो टूल बॉक्स मीटिंग की, मतलब जो सुबह सुबह की जो ट्रेनिंग होती है काम को शुरू करने से पहले जो मजदूरों को देते हैं, उस ट्रेनिंग में भी उसका गुठा या साइन होना चाहिए। देखो सर ट्रेनिंग भी लेके गया और मैंने इसको सेफ्टी बेल्ट भी दी। अब ट्रेनिंग देना मेरा काम है, सेफ्टी बेल्ट भी मैंने उसको दे दी, पहनना भी सिखा दिया, बता भी दिया, फिर भी अगर उसकी छाती पे वो नहीं मिली तो सर मैं एक इंसान हूँ, यहाँ 200 लोग काम करते हैं, हर एक के सर पे खड़ा नहीं हो सकता। मैं जस्ट वहाँ गया था सुपरविजन के लिए, तब तक इन्हें गड़बड़ कर दी।
फिर कारण पता कहीं से हमारी गलती नहीं निकलेगी, फिर कारण निकलेगा वहाँ पे जिस इंजीनियर ने उसको प्रेशर दिया, अब बेल्ट छोड़ चुपचाप पहले जाके काम कर, बेल्ट के चक्कर में काम लेट कर रहा है, मेरा साहब मेरे को पे लेगा। ठेकेदार ने किसी ने उसको फोर्स किया होगा। अगर हमने बेल्ट दे रखी है, लगानी सिखाई, ट्रेनिंग सिखाई और ये भी बताया कि अगर ऊपर से गिरेगा ना तो भगवान नहीं बचाएगा, ये बेल्ट ही बचाएगी तेरे को। तो अपनी ज़िंदगी सबको प्यारी है, लेकिन फिर भी वो गया और उसने काम किया तो कुछ ना कुछ कारण तो था, वही कारण निकालना है। समझ गए मेरी बात? अब क्या करना है, ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है, इसको बहुत लंबा हम नहीं चलाएंगे, ये लास्ट पार्ट समझ के चलो। इसमें और बहुत सारी फैक्ट फाइंडिंग और कॉज हैं कि पर्सनली आदमी की क्या क्या गलती हो सकती है, तो सवाल क्या करें। अगर मटेरियल की वजह से हुआ है तो क्या करें, मतलब कि वो मटेरियल डिफेक्टिव था, वो सामान ख़राब था, या वहाँ पे हाउसकीपिंग नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो तो जब खड़े होंगे ना आ जाएंगे अपने को। अभी यहाँ मैं जितना लंबा करूँगा उतना भारी हो जाएगा चैप्टर सर पे। 3 चैप्टर बहुत हैं इसके, इतने में इसको ख़त्म करते हैं। इसको जितना भी आपने लिखा है आज तक का, दोबारा उसको चेक करने के लिए वीडियो देख के और एक बढ़िया अपने नोट्स बना के रखो। ये आज काम नहीं आएंगे, लेकिन जिस दिन नौकरी खड़े हो जाओगे ना उस दिन ज़रूर कभी ना कभी काम आएगा। ठीक है, अभी क्लास आपकी ओवर है।